औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 दिसंबर 2023 है और इतवार का दिन है। आज हम जो है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अपनी जो लेक्चर सीरीज़ हमारी कुरान और साइंस के हवाले से चल रही है उसमें कि कायनात की कीमियाई और तिबी बुनियादें क्या हैं, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं आपके कायनात के, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और थोड़ी सी इसमें केमिस्ट्री और थोड़ी सी हमारी यानी इसकी बातें आएंगी, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना बुनियादी रख सकें, जितना इजी रख सकें और बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा जाए। तो मैं चाहूँगा कि हम स्टार्ट अपना जो है सूरह अन-नाज़ियात की आयत नंबर 5 से करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल मुदब्बिराति अमरा, and thus they fulfill the creator's behest। इसका उर्दू में इसका जो तर्जुमा है उसको इस तरह किया जा सकता है कि जो अल्लाह ताला के कामों की जो जो अमूर हैं उनका जो कैरी आउट करना है, उनको जो अमल में लाना है, वो अल्लाह ताला की तदबीर और उसके तदबीर अमूर और उसके कायनात के तंजीम व तबद्दुल के लिए अल्लाह ने अपनी कायनात में अपनी जो तदाबीर हैं, अम्र हैं, वो फैला रखे हैं। और मुदब्बिरात जो लफ्ज़ है इसको इसको अगर जानना हो तो ये दो बार अक्सर हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि इसका रूट वर्ड है किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना, इसी से लफ्ज़ तदबीर निकला। अच्छा, मुदब्बिरात अम्र से मुराद है कि अम्र यानी वो जो कवानीन जो अल्लाह ताला ने बयान फरमा चुके हैं, और वो तदबीर और अमूर जो उस अमर के तहत तय पाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो अमूर वो किस तरह से तय पाते हैं। अब कायनात जो है उसकी जो तख्लीक हुई है उसको अल्लाह ताला ने उसको कीमियाई अज्जा से तख्लीक किया। बहुत बुनियादी कीमियाई अज्जा से तख्लीक शुरू हुई और उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते गए, और वो एलिमेंट्स, वो अंसर जिनकी ख़ास एक खासियत होती है कि उसकी एक ख़ास, आप कह सकते हैं कि हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। वो बुनियादी एलिमेंट से मिल के कायनात की बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं आपको कुरार्स में फैली हुई, आपके चाँद, सितारे, सूरज, इंसान ख़ुद जो है, हमारी अपनी जो जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उन सब की बुनियाद पे भी वही कीमियाई अवामिल मौजूद हैं, बुनियादी एलिमेंट्स मौजूद हैं। और उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर कर लेंगे तो आगे जो चल के हम जो इंसान की अपनी तख्लीक का अमल है उसको समझने में हमें बड़ी आसानी होगी। अच्छा, ये कैसे तख्लीक पाती हैं ये चीज़ें, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में हम सब ने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो 1800 सदी से में पैदा हुए थे, 18 और कुछ, उसने उन्होंने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया था कि अगर हम इन एलिमेंट्स को, इन अनासर को हम अगर जमा करना शुरू करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक सर्टेन पीरियड के बाद एक दूसरे के बाद वो रिपीट होती हैं, और हम उनको वो अगर हम एक टेबल में उनको रखेंगे पीरियोडिकली तो वो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम उनको एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं। आज के ज़माने में इस पीरियोडिक टेबल में 118 यूनिक एलिमेंट, यूनिक अनासर साइंसदानों ने जो डिस्कवर किए हैं वो उसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसके अंदर बड़े आराम से देख सकते हैं कि कुछ जो गैसेस हैं जिनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, जिनके ऊपर कोई अमल दखल नहीं होता, किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता, कुछ मेटालिक करेक्टरिस्टिक की चीज़ें हैं, कुछ अल्कलाइन मेटल्स हैं, कुछ और इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको आप अदर मेटल्स कहते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बनते हैं और उसके बाद तबाह हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसको हम अगर इनकी एग्जांपल्स लेना चाहें तो बड़ा शॉर्ट इसमें, जैसे इन्होंने अपनी किताब में भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि बहुत से, अगर आप ये देखें तो एक हर एलिमेंट का ये एक टेबल है, छोटा सा बुनियादी सा टेबल है। आप देखें कि यहाँ पे एक केमिकल का नाम है, फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का उसका सिंबल दिया होता है एच के नाम से। इस तरह से उसके अंदर जो जिस चीज़ से वो मिलके बना हुआ है, हर हाइड्रोजन एलिमेंट या हर चीज़ जो होती है वो 3 एलिमेंट से मिलके बनती है, उसको कहते हैं एटम के कॉम्पोनेंट्स। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस की मिसाल उसी तरह से है जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है। जो हमारा सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपका एक सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द सारे सितारे घूम रहे होते हैं। इसी तरह हर एलिमेंट के अंदर जो एटम है उस एटम का एक न्यूक्लियस होता है जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से।
और उसके इर्द गिर्द मिदार के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो अल्लाह ने जो डिज़ाइन न्यूक्लियस का बनाया और एटम का बनाया है वो उसी तरह का डिज़ाइन है जो हमें कायनात में नज़र भी आता है। जैसे आपके सियारों का कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं है सूरज के मुकाबले में। अगर आप देखें तो हमारा निज़ाम शमसी में सूरज 99% वजन रखता है, मैस रखता है, एज कम्पेयर टू उन प्लैनेट्स के जो उसके मिदार में घूम रहे हैं। इसी तरह एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है जो कि मिलके बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, उसका वजन 99% है एज कम्पेयर टू उन इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के जो उसके मिदार में घूमते हैं। अच्छा, ये मैं बता इसलिए छोटी छोटी चीज़ें रहा हूँ कि ये आगे चल के हमें पता चलेगा कि ये एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन कैसे होता है और उस रिएक्शन की वजह से कंपाउंड कैसे बनते हैं और वो चीज़ें आगे कैसे चलती हैं। तो ये अब ये हम बड़े हैरान होंगे कि ये सारी सिलसिला शुरू कैसे हुआ और ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे। इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते, इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, फिर समझ आएगी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी ज़रा समझने में। जब कायनात बिल्कुल कायनात के स्टार्ट में एक नाम उस पॉइंट को कहा जाता है बिग बैंग के टाइम पे, यानी बिल्कुल स्टार्ट में जब आगाज़ हुआ। अब आप थोड़ा समझते ही जाएं कि हमारे लिए समझना इसलिए आसान है कि हमें अल्लाह की पहचान है, अल्लाह का हमें इदराक है। उस वक्त वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस पैदा हुई कि बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा एक स्पार्क हुआ एनर्जी का, बहुत ही जिस तरह कहते हैं ना किक स्टार्ट हो गई यूनिवर्स। और उस टाइम पे स्टार्ट के अंदर बहुत ही हाई स्पीड से बहुत से फोटॉन जिन्हें कहते हैं आप पार्टिकल कहते हैं, जैसे लाइट का जो कंपोनेंट है ना फोटॉन में बेसिकली छोटा सा फोटॉन्स फिर रहे थे आपस में और बहुत हाई स्पीड पे लाइट इधर उधर फैल रही थी। और लाइट जो होती है वो जब आपस में टकराने से वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। हमने एक बड़ी मशहूर आइंस्टाइन की एग्जांपल सुनी हुई है, ई इज इक्वल टू एक इक्वेशन का सुना है, ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, कि मैटर और एनर्जी आपस में बराबर है। तो कभी वो लाइट के पार्टिकल्स आपस में टकराते थे, उनके टकराने से मैटर बनता था और मैटर जो है ये या जिसे मैस कहते हैं या वजन कहते हैं चीज़, वो आपस में टकरा के वो मैटर भी बनता था और एंटी मैटर भी बनता था। वो मैटर और रिएक्शन होते थे, वो इतनी हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर था कि चीज़ें आपस में टकराती नहीं, उससे मैटर बनता था। और मैटर और एंटी मैटर यानी एक मैटर बन रहा है, एक यानी हाइड्रोजन बन रहा है और एक उसका ऑपोजिट क्या चीज़ बन रही है, एंटी हाइड्रोजन बन रही है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। और वो क्या होता था, वो भी आपस में टकराते थे और ख़त्म हो जाते थे और दोबारा एनर्जी बन जाती। अब हुआ ये कि सडनली हर वो चीज़ या शय जो बनी, जो पार्टिकल बन रहे थे, उनका एंटी मैटर जो बन रहा था, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होती थी, वो कहीं गायब हो गई, वो कहीं एकदम गायब हो गई और वहाँ क्या रह गया, खाली मैटर रह गया। और कायनात जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, एक्सपेंशन शुरू हो गई उसकी। तो वो जो फोटोन और बड़ी हाई एनर्जी पार्टिकल जो उस गर्मी और उस रेडिएशन बैकग्राउंड की वजह से फैल रहे थे, वो क्या हो गया, स्लो डाउन होना शुरू हो गया। और उन्होंने क्या किया कि वापस में मिलना शुरू कर दिया। और सबसे पहले हमें पता है कि सबसे सिंपलर जो एलिमेंट है विच इज़ हाइड्रोजन, वो फॉर्म हुआ। उस हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसके अंदर वजन के लिहाज से देखा जाए तो एक प्रोटॉन होता है उसके अंदर और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उसी टाइम पे ज़्यादा जब वो एनर्जी के पार्टिकल्स उससे मिले हाइड्रोजन से, तो हीलियम बना सेकेंड एलिमेंट, और उसके साथ साथ कुछ लिथियम बने, कुछ स्मॉलर एलिमेंट्स बनते गए। लेकिन वहाँ पे एक फोर्स और थी जिसका नाम था ग्रेविटी। उस ग्रेविटी के असर के साथ ये जो एलिमेंट्स थे इन्होंने आपस में ना कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, एक जगह में ना इकट्ठा होना शुरू हो गए। ग्रेविटी आपको पता है वो चीज़ पुल करती है, खींचती है अपने आप को, उस कशिश जैसे कहते हैं, कशिश शकल। और हमारे वो जो पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा उस वक्त कायनात में फैल रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल, वो आपस में इकट्ठे होकर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके, और क्या हुआ, उनके दबाव की वजह से और हीट की वजह से एक फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया। फ्यूजन रिएक्शन वही रिएक्शन है जिसको हम सूरज के अंदर देखते हैं, और वो गर्मी बहुत बेतहाशा प्रोड्यूस होती है। और सूरज का जो फ्यूल है बेसिकली वही फ्यूल है हाइड्रोजन, जो कन्वर्ट होता है गर्मी की वजह से हीलियम के अंदर, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसके आफ्टरमैथ में। और वो क्या हुआ कि वो एनर्जी जब आपस में पार्टिकल्स फिर वो बड़ी स्पीड से टकराते रहे, तो क्या हुआ, हैवियर एलिमेंट्स बनते गए। इतने हैवियर एलिमेंट्स बन गए कि अब सूरज के सेंटर में इस टाइम पे आयरन है सबसे हैवियर एलिमेंट जो बनता है फ्यूजन की रिएक्शन में। और होता यही है कि प्रोटॉन आपस में टकरा रहे हैं, न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं और न्यूक्लियस टकरा रहे हैं। उन टकराव की वजह से और उनके आपस में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं उसकी वजह से वो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते रहते हैं, प्रोटॉन से जुड़ते जाते हैं। और क्या होता है, एटम का वजन बढ़ता जाता है, एटम का न्यूक्लियस बढ़ता जाता है। हम ये जो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, इस तरह डिजाइंड है कि हर एक एलिमेंट के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उससे हैवियर एलिमेंट के अंदर उससे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे आगे चलता जाता है।
तो वो सारा रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन और जो गर्मी की वजह से जो आपस में उनका हीट की वजह से आपस में वो एक दूसरे टकराते हैं, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ के हैवियर एलिमेंट फॉर्म करता जाता है। और ये सिलसिला चलता है सिर्फ और सिर्फ आयरन तक। आयरन जो है वो शायद 26 उसका है, अगर उसको मुझे याद है सही तरह से, उसका न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलसिला बंद हो जाता है। अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में आयरन से भी हैवियर एलिमेंट्स मौजूद है। यूरेनियम फॉर एग्जांपल वो 93 शायद उसका, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और हैवियर एलिमेंट होते हैं। अब ये एलिमेंट कैसे फॉर्म हुए, इसके लिए एक साइंसदानों की थ्योरी है कि स्टार्स को तबाह होना पड़ता है। अब अंदाजा करें कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे सूरज के अंदर मौजूद हैं, हैवियर एलिमेंट्स। तो वो जो इसका मतलब क्या है कि ये, और हमारी कायनात की जो ये लाइफ बताते हैं, जो शायद 25 बिलियन पे लेके जा रहे हैं, पहले 14 बिलियन में रखी हुई थी उसकी उम्र। वो कहते हैं कि ये सितारों का बनना और टूटना और बनना और टूटना का अमल जो है ना, हमारा अपना सूरज की लाइफ है 5 बिलियन साल। और ये कायनात की बिलियन जो उम्र है ये बताते हैं 14 बिलियन साल। तो इसका मतलब है जब सूरज बना, पैदा हुआ, उस वक्त कायनात की उम्र होगी कोई 9 बिलियन साल। तो कहते हैं कि इतने अरसे में, यानी ये टूटने और बढ़ने का जो अमल है कायनात में सितारों का और ये हैवियर एलिमेंट्स का, ये कोई 10वां जनरेशन है। हमारा जो अपना सितारा है जो सन है, ये 10वां जनरेशन ऑफ स्टार्स है, जो उन सितारों के बनने और टूटने के अमल से और उसके नतीजे में जो एलिमेंट्स बनते रहे और वो एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सूरज है वो 10वीं जनरेशन में जाके बना है। और वो जो हैवियर एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह बनते हैं कि जब बड़े स्टार, बहुत बड़े स्टार, हमारे सूरज से बेतहाशा बड़े स्टार, हमारे सूरज का टेम्परेचर होगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। वो स्टार जिनके अंदर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, वो जब तबाह हुए थे, उसकी वजह से बहुत हैवियर एलिमेंट्स बनना शुरू हुए। और वो हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो आज भी हमारे अपने ज़मीन में भी मौजूद हैं। वो हैवियर एलिमेंट्स हमारी इंसान की बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। और वो एक अमल जो है ना, अल्लाह ताला ने उसके वो जो मुदब्बरात अम्र की बात कर रहे हैं ना, कि वो किस तरह से कैरी आउट हुआ, वो इस तरह से कैरी आउट हुआ, कीमियाई जो अज्जा थे उनके बनने से और उनके आपस में इम्तजाज से वो फॉर्म हुआ। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। मुझे नहीं पता मैं कितना समझा सका हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों के इसमें होता ये है कि मैं छोटी सी बुनियादी बात है कि आपस में एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़ते कैसे, बॉन्डिंग कैसे होती है। जिन्होंने बॉन्डिंग पढ़ी हुई है उनके लिए बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो बड़ी सिंपल इसको समझने का तरीका है कि जब भी मैदार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के जो मैदार में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उसके अंदर उनमें टेंडेंसी होती है सर्टेन एलिमेंट्स में कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो किसी और को दे दें या किसी से उधार मांग ले अपने ऑर्बिट के अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। हर आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन उसके सबसे आखिर वाले ऑर्बिट के अंदर हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल कर सकता है। और अगर किसी के आउटर ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को वो न्यूट्रल कर सकता है। तो ये लेने और देने की जो टेंडेंसी होती है, जिन्हें वैलेंसी भी कहते हैं आपस में एलिमेंट्स की, इसकी वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स जुड़ते हैं। कोई एलिमेंट उधार ले लेता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन, और कोई एलिमेंट उधार दे देता है, और वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिन्हें केमिकल बॉन्ड कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। और इसी चीज़ को आगे लेके हम चलते हैं। तो इससे क्या होता है, 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक ये होता है कि आप ये मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, और एक केस में ये होता है कि सेम तरह के एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाते हैं। जैसे क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, क्लोरीन और क्लोरीन मिल के आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब यानी सेम एलिमेंट है, लेकिन वो ज़रूरत के तहत अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है। उसूलन क्या होता है, अमूमन अपनी ओरिजिनल हालत में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले ले किसी और एलिमेंट से अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई प्रोटॉन के मुकाबले में। तो क्या होगा, उसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा।
सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिया किसी को, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन के मुकाबले में, तो उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ जो होती है, इसकी वजह से मैटर के साथ साथ, यानी उसके वजन के साथ साथ एलिमेंट के, उसके अंदर चार्ज भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाता है। और इसे इलेक्ट्रिकल बरकी तब्दीली भी कहते हैं। हम सारी चीज़ें पढ़ते जाते हैं। एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर के साथ साथ चलता है। एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें बड़ा सिंपल है, बड़ी सिंपली मैं अगर बताता हूँ। दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई चीज़ मोशन में, फॉर एग्जांपल जैसे गोली आपने चलाई है या कोई इंजन चल रहा है, तो उस चलने की वजह से उसकी जो एनर्जी कंजर्व यूज़ हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। और जो आपस में अगर कोई चीज़ किसी जगह पे पड़ी हुई है और अपनी पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी रखती है, जैसे अगर कोई ईंट है वो कोई छत के ऊपर पड़ी है या पानी है पहाड़ के ऊपर है, उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, तो वो उसकी पोजीशन की वजह से, जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो एनर्जी, वो जब इस्तेमाल में आएगी तो वो एनर्जी उतना वो यूज़ करेगी। इसी तरह हम जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, मतलब मैं मोटी मोटी बातें कह रहा हूँ, दो तरह के केमिकल रिएक्शन आमतौर पे होते हैं नेचर के अंदर। एक वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने बर्फ़ को पिघलाना है, आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसे पौधे खुराक बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या करते हैं, वो सूरज की रोशनी लेते हैं और उससे क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के और पानी को मिला के क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बड़ा सिंपल है कि जब आप पेट्रोल को जलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कम यानी आपने दी है उसको एनर्जी, लेकिन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जो आप इस्तेमाल में लाते हैं। हम सारे अपने, आप पेट्रोल यूज़ करते हैं तो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये दो तरह के रिएक्शन आपको यूनिवर्स में पहले में नज़र आते हैं। और इसी चीज़ को जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, तो इस तरह की, या आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, या आप एनर्जी लेनी पड़ती है आपको। बहुत सी चीज़ें जिसमें हम ये कहते हैं कि और ये सारा कुछ जो हो रहा होता है ये एलिमेंट्स के दरमियान में हो रहा होता है। इंसान की जो अपनी एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत से रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, उसके लिए जाहिर सी बात है कि इंसान को वो रिएक्शंस के लिए हमें कई केसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। लेकिन इंसान की जो बॉडी जिन एलिमेंट से बनी है या जो ऑर्गेनिक केमिकल से बनी है, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा हीट दें तो क्या होता है, वो जल जाते हैं। और हर हायर हीट के अंदर इंसान के जो खुलगे हैं वो सर्वाइव नहीं करते। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने एक और चीज़ बनाई है जिन्हें कैटलिस्ट कहते हैं, या कैटलिस्ट को यानी बायोलॉजिकल टर्म्स में उसको एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं कीज की तरह, और जोड़ के उनका आपस में रिएक्शन कम एनर्जी के ऊपर करवा देते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं बेसिकली प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें एक बनाया है और इस मकसद के लिए बनाया कि कम हीट के ऊपर आप उन रिएक्शंस को करवा दें जिनको ज़्यादा हीट आमतौर पे चाहिए होती। तो ये बहरहाल एक छोटा सा मैं उसका चाह रहा था इंट्रोडक्शन करवाना कि डिफरेंट तरह की चीज़ें, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस, और मैं आपको बेसिकली एलिमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बुनियाद हैं बेसिकली हमारी इस तबई ज़िंदगी की, और हमारे अंदर जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी। और इसके अंदर बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली हमें चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि आगे चल के जो एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था और जिस तरह कुरान में बयान किया गया है कि इंसान की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, और हमारी 3 से जो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने शुरू किया मसनून वो हमें समझने में आसानी हो सके। तो बस आज मैं चाहता हूँ कि इतना ही रखा जाए। ये मुदब्बिर जी, ये तदबीरें थी अल्लाह, जी बिल्कुल, ये सारी वो है, ये वो तदबीरें हैं बिल्कुल। इसके बल्कि मैं आपको बल्कि एक आध आयत में चाह रहा था कि बल्कि 1-2 आयतें मैंने खुद भी इसके लिए निकाली थी कि हम जो एटम की बात करते हैं ना, एटम बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। ए का मतलब होता है नहीं, और टोमोस का मतलब होता है कि उसकी और तकसीम नहीं हो सकती।
तो एटम को ये यूनानी क्या करती थी, बहुत ऐसा छोटा बुनियादी एलिमेंट है जिसकी मजीद तख्लीक नहीं हो सकती, इसकी तकसीम नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने ना एटम का जिक्र भी किया है, बल्कि कहा है कि एटम से बड़ी चीज़ भी हो कायनात में और एटम से छोटी चीज़ भी हो कायनात में, मैं उसका भी इल्म रखता हूँ। तो वो आयत मैं ऐसे चाहता हूँ बस वो हम देख के उस वहाँ पे नहीं, आप बस एक आयत देख के वही चलो एक आयत देख लेते हैं। चलो एक मिनट 34-3 देख लीजिए। हो जाना ना हाँ सभा दे अंदर हाँ 34-3 है, 34-3 भी है, 10:61 में भी यही बात हुई है। 34-3 देख लीजिए। 34 सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 भी है 10 पर 61 वकाल कफरू वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअ कुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम आलिमुल गैबी ला यअज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्दी वला अस्ग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। क्या बात And yet they who are bent on denying the truth assert, never will the last hour come upon us. यानी वो सा कभी हम पे नहीं आएगी, कब कुफार ये कहा करते थे। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, ने बाय माई सस्टेनर, मेरे रब की कसम, by him who knows all that is beyond the reach of a created being's perception, it will most certainly come upon you. मेरे रब की कसम जो हर तरह का इल्म गैब रखता है, ये वक्त जरूर आएगा। एंड उस वक्त क्या होगा? नॉट एन एटम्स वेट इन द हेवंस और ऑन अर्थ escapes his knowledge। अंदाजा कीजिए कि इंसान के एक सेल के अंदर 100 ट्रिलियन एटम होते हैं। 100 ट्रिलियन एटम्स इंसान के एक सेल में, अंदाजा कीजिए। क्या ट्रिलियन 100 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन अंदाजन। और ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक एटम के वर्थ का नॉलेज भी जो है ना, वो हमसे नहीं छुपा पा। और अगली बात क्या कर रहे हैं, एंड नाइदर इज देयर एनीथिंग स्मॉलर देन दैट, उससे भी छोटी चीज, यानी अगर आप उस पे चले जाएं न्यूट्रॉन प्रोटॉन लेवल पे, कुरान दी तो सीधे 1400 साल पहले और लार्जर, बट इट इज रिकॉर्डेड इन क्लियर डिक्री, अल्लाह की किताब में महफूज है ये बात। बस ये मैं आज का मेरा था लेक्चर। जज़ाकल्लाह।